हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। हाल ही में भारत और सेंट्रल एशियन देशों की एक बैठक हुई थी, जहां पे इन्होंने टेरर सेफ हेवेंस को, यानी कि ऐसे देश जो टेररिज्म को अपने यहाँ पनाह देते हैं, उनके डिस्ट्रक्शन की बात की गई। अब जाहिर सी बात है कि हमारे हिसाब से पाकिस्तान सबसे बड़ा टेरर सेफ हेवन है। अब देखिए है क्या कि पिछले कुछ समय में भारत लुक ईस्ट पॉलिसी फॉलो करता चला आ रहा है, और आपको पता होगा कि सेंट्रल एशियन देशों के साथ हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो सेंट्रल एशियन देशों के साथ भारत की बैठक हुई थी, इसमें टेरर सेफ हेवंस को डिस्ट्रॉय करने की बात की गई। हाउएवर, मैं आपको ये बता दूं कि एससीओ यानी कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में चाइना और पाकिस्तान भी शामिल हैं। इस वीडियो में हम एससीओ और आसियान की एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। भारत और सेंट्रल एशिया के देशों के बीच में ये सेकेंड मीटिंग थी, जो कि इस बार वर्चुअली हेल्ड की गई थी। अब देखिए इस मीटिंग में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे। इसके अलावा किर्गिस्तान के भी डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर शामिल थे। आइए देख लेते हैं कि ये सारी कंट्रीज कहाँ पे हैं। अब देखिए भारत से अगर आप नॉर्थ की तरफ चलें तो यहाँ पर पामीर नॉर्थ के पास आपको तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान दिख जाएंगे। इनमें से किसी भी देश से हमारी सीमा नहीं लगती, और इसी वजह से चाबहार एयरपोर्ट, जिसका डेवलपमेंट भारत और ईरान ने यहाँ पे किया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान को इग्नोर करके सेंट्रल एशिया का एक्सेस था, क्योंकि अभी भी इकोनॉमिकली ये अनएक्सप्लोर्ड रीजन है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम लोग अपने साउथ ईस्ट की तरफ चलते हैं तो बांग्लादेश के बाद हमको म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस और मलेशिया, इंडोनेशिया भी दिखाई देते हैं। ये सभी कंट्रीज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का पार्ट हैं, शॉर्ट में जिनको हम कहते हैं आसियान। अब सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल फैक्टर यही है कि आसियान के देशों से हमारी बाउंड्री लगी हुई है, बल्कि एक प्रपोज्ड कॉरिडोर भी है जो कि भारत की सीमा से लेकर थाईलैंड तक जाएगा। ये एक प्रपोज्ड कॉरिडोर है जिसका काम अभी भी शुरुआती दौर में है। इन सारी कंट्रीज की आप कैपिटल्स को जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए म्यांमार की राजधानी का नाम अब निपिताओ है, जबकि लाओस की राजधानी है वियंटियान। थाईलैंड का आपको पता होगा कि बैंकॉक कैपिटल है। हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग बैंकॉक और पटाया का टूर करते हैं। वियतनाम की बात करें तो हनोई इसकी कैपिटल सिटी है, जबकि कंबोडिया की कैपिटल है नोम पे। इसके बाद अगर हम लोग मलेशिया और इंडोनेशिया की तरफ चलें तो इधर हमको फिलीपींस दिखाई देता है, जिसकी कैपिटल है मनीला। फिलीपींस के साउथ में स्थित है ब्रूनी, जिसकी कैपिटल है बंदर शरीफ भगवान। अब देखिए ब्रूनी मलेशिया के ही छोटे से पार्ट पे स्थित है, और ये पूरा एरिया मलेशिया में आता है। मलेशिया के दोनों मेन आइलैंड्स के बीच में हमको रियाऊ आर्किपेलागो दिखता है। मलेशिया की बात करें तो इसकी राजधानी है कुआलालंपुर, जबकि सिंगापुर भी मलेशिया के आइलैंड का ही एक छोटा सा पार्ट है, और इसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी। फिर हम बात करें इंडोनेशिया की, जहां पर मुस्लिम्स की सबसे बड़ी आबादी रहती है, तो ये एक काफी बड़े एरिया में अपनी सोवरेनिटी को एंजॉय करता है, और इसकी कैपिटल सिटी है जकार्ता। अब ये सारी तो हो गई आसियान की कंट्रीज। यहाँ पर एक और कंट्री का भी नाम याद रखिएगा, तिमोर लेस्ते, और इसकी राजधानी हमारी दिल्ली की तरह दिल्ली है। अब हम चलते हैं सेंट्रल एशिया की तरफ। अब देखिए सेंट्रल एशिया में इन सारे देशों के अलावा मंगोलिया भी आ जाता है, लेकिन ये देश दो सुपर पावर्स के बीच में, यानी कि चाइना और रशिया के बीच में एक कंटेंशियस पॉइंट है। बात करें कजाकिस्तान की तो इसकी कैपिटल सिटी है नूर सुल्तान, जबकि उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता हुआ था। इसी के बगल में है किर्गिस्तान, जिसकी कैपिटल है बिश्केक। फिर तजिकिस्तान की बात करें तो इसकी कैपिटल है दुशानबे, एंड लास्टली तुर्कमेनिस्तान भी है आशगाबत। अब देखिए उज्बेकिस्तान में ही अगर हम लोग और जूम करते हैं तो हमको एक सिटी दिखती है समरकंद, जो कि भारत के काफी सारे एंशिएंट टेक्स्ट में मेंशन्ड है, एंड एट वन टाइम इट वाज अंडर द रूल ऑफ कनिष्क, जो कि इसी रीजन की यूची ट्राइब से आए थे और भारत पे उन्होंने राज किया था। अब देखिए भारत और सेंट्रल एशियन देशों के बीच में जो वार्ता हुई है, उसमें इन्होंने अफगानिस्तान में चल रहे पीस नेगोशिएशंस को सपोर्ट किया है। अफगानिस्तान में पीस नेगोशिएशंस
तालिबान और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के बीच में चल रहे हैं, अलॉन्ग विद द यूएसए एज अ मीडिएटर। और यूएसए का कहना था कि हम अफगानिस्तान को छोड़ देंगे आफ्टर अग्रीमेंट बिटवीन तालिबान एंड अफगानिस्तान गवर्नमेंट। इसके अलावा भारत ने $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए खोल दी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भारत ने $1 बिलियन इन कंट्रीज को दे दिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये कंट्रीज जब भी चाहें एडिशनली $1 बिलियन भारत से ले सकती हैं, और इसके तहत जो भी पैसा होगा वो इस रीजन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में खर्चा होगा। और देखिए, हम लोग ध्यान नहीं देते, बट सेंट्रल एशियन कंट्रीज से काफी सारे लोग भारत में हायर एजुकेशन के लिए आते हैं। इसके अलावा इस मीटिंग के तहत एक इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल की स्थापना की गई है, और साथ ही साथ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे भी बात हुई है। अब आइए हम एससीओ और आसियान के बीच में कुछ मेजर डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहले एससीओ का फुल फॉर्म है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जबकि आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब देखिए, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस की जो फॉर्मेशन की हिस्ट्री है वो कॉम्प्लिकेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, एससीओ का अनाउंसमेंट 15 जून 2001 को हो गया था इन चाइना, जब इन सारे देशों के लीडर्स मिले थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भारत नहीं है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान ने जून 2017 में एससीओ को ज्वाइन कर लिया था। तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। लेकिन दूसरी तरफ भारत आसियान का पार्ट नहीं है। आसियान के पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम था एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। अब देखिए, उस समय पर वियतनाम और कंबोडिया के बीच में एक युद्ध चल रहा था, और साथ ही साथ इंडोनेशिया भी स्टेबल नहीं था, और मलय में मलेशिया और सिंगापुर दोनों ही आते थे। ऐसे दौर में सिर्फ 3 कंट्रीज ने मिलके एएसए की स्थापना की थी, थाईलैंड, फिलीपींस और मलय। हाउएवर, जब मलेशिया और सिंगापुर अलग अलग हो गए, तब 5 कंट्री के देशों ने मिलके आसियान की स्थापना की थी ऑन 8 अगस्त 1967। अब मलेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड के अलावा इसमें सिंगापुर और इंडोनेशिया दोनों ही शामिल हो गए, और इन्होंने आसियान के डिक्लेरेशन को साइन किया। जबकि दूसरी तरफ एससीओ चार्टर जून 2002 में साइन किया गया था, और इसका इन्फोर्समेंट 19 सितंबर 2003 को हो गया। ये सारी हैं आपकी आसियान कंट्रीज, और ये हैं आपकी एससीओ कंट्रीज। एससीओ में टोटल 8 स्टेट्स हैं, या फिर हम कहें 8 देश हैं, जबकि आसियान में 10 देश हैं। अब देखिए, दोनों लोगों की लीडरशिप को हम सेक्रेटरी जनरल पद ही देते हैं। हाउएवर, एससीओ का ऑफिस जो है उसको हम हेडक्वार्टर्स कहते हैं, एंड इट इज सिचुएटेड इन बीजिंग, चाइना। जबकि आसियान का सेक्रेटेरिएट ये इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। आसियान के सेक्रेटरी जनरल का नाम लिम जॉक होई है, जबकि एससीओ के सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोव हैं। अब देखिए, इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस की, या फिर हम कहें रीजन्स की, एनालिसिस करने का मेन पर्पस ये है कि इनमें से कौन सा ग्रुप टेररिज्म के लिए सच में सीरियस है। मतलब क्या हम ऐसे लोगों से तो पार्टनरशिप नहीं कर रहे जिनके हिसाब से इस्लामिक रेडिकलिज्म नाम का शब्द ही नहीं होता, या फिर इस्लामिक टेररिज्म नाम का कोई शब्द नहीं होता। इन दोनों ही रीजन्स में हमको इस्लामिक रेडिकलाइजेशन देखने को मिलता है, और इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है worldscientific.com पे। सेंट्रल एशिया की बात करें तो यहाँ पर इस्लामिक टेररिज्म कोई नया फिनोमिना नहीं है, और देखिए, एससीओ की स्थापना भी सेंट्रल एशियन रीजन में टेररिज्म को खत्म करने के लिए हुई थी। अब देखिए, कोल्ड वॉर के समय पर यूएसएसआर में सेपरेटिज्म फैलाने के मकसद से यूएसए ने यहाँ पर काफी सारी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया, क्योंकि 1970s में जो सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी थी वो खत्म होती जा रही थी इन दिस वेरी रीजन। अब इसका फायदा सिर्फ वेस्टर्न स्टेट्स ने ही नहीं, बल्कि अरब स्टेट्स ने भी उठाया, और यहाँ पर इस्लामिक क्लर्जीज को फाइनेंस करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पूरे एरिया में 1970s और 80s में इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म बढ़ गया। इसके बाद 1990s के शुरुआत में जब यूएसएसआर हार गया इन अफगानिस्तान और कई सारे देश उससे अलग हो गए, तो उस समय पर सेंट्रल एशियन देश इकोनॉमिकली काफी ज्यादा वीक हो गए थे। एज अ रिजल्ट जो एक्सट्रीमिक इस्लामिक एलिमेंट्स थे उन्होंने यहाँ पर अपना एक्सपेंशन शुरू कर दिया। हाउएवर, इन सारे ही देशों ने इस सिचुएशन से फाइट बैक किया, और सोवियत एरा के एंड होते होते जो सेंट्रल एशिया में लोकल क्लर्जी थी वो खत्म हो गई। लेकिन रशिया और यूरेशिया में इस्लामिक नॉलेज की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि देखिए, रशिया के कम्युनिस्ट्स ने लोगों से उनका धर्म छीन लिया था,
और अल्टीमेटली जब इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होती है तो होपलेस सिचुएशंस में लोग रिलीजन से होप लगाने लगते हैं। एज अ रिजल्ट यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, और जैसे ही देश सोवियत यूनियन से अलग हुए, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म ने कम्युनिज्म की जगह ले ली। दूसरी तरफ जब अफगानिस्तान के मुजाहिदीनों ने सोवियत यूनियन को हरा दिया, तो जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लश्कर हैं, उनका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ गया और पूरे सेंट्रल एशिया में दारे इस्लाम की बात होने लगी, मतलब कि सारे मुस्लिम्स एक हैं। और तालिबान की मदद से सेंट्रल एशिया में भी वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज बन गईं, जो कि इस पूरे रीजन में इस्लामिक रेवोल्यूशन लाना चाहती थीं। अब देखिए, उस दौर में साउथ ईस्ट एशिया में भी एक वैक्यूम था जिसको कि इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट फिल कर रहे थे, और एक नेटवर्क बनाया गया बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, जिसके थ्रू इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट अपनी आइडियोलॉजी को फैला रहे थे। यहाँ तक कि कुछ आईएस रिक्रूट्स हांगकांग, इंडोनेशिया और मलेशिया के थे, और मलेशिया को ये लोग अपने हब की तरह इस्तेमाल करने लगे। बिकॉज देखिए, मलेशिया भी एक फ्रेजाइल कंट्री है, बिकॉज यहाँ पर लगभग 50% पॉपुलेशन मलय एथनिसिटी की है, जबकि बाकी 50% में इंडियंस और चाइनीज आते हैं। पास्ट में कई बार इन तीनों एथनिसिटीज के बीच में बहुत ही वायलेंट राइट्स हो चुके हैं। इसके अलावा आईएस की आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर कुछ उइगर मुस्लिम्स ने भी आईएस को ज्वाइन किया था। अब आईएस के आने के बाद जुलाई 2013 में चाइना के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक खबर छापी थी कि उइगर इस्लामिक टेररिस्ट को सीरिया और तुर्की में रह रहे रेबल ग्रुप्स से सपोर्ट प्राप्त हो रहा है। और इसी के बाद से आपने नोटिस किया होगा कि ट्रंप के अलावा बाकी और किसी देश के लीडर ने उइगर मुस्लिम्स का मुद्दा नहीं उठाया, जबकि यहाँ पर काफी ज्यादा बदतर हालत है, जो कि चाइना ने उइगर मुस्लिम्स के खिलाफ एक्शन लिया है, जिसके तहत यहाँ पे एजुकेशन कैंप्स लगाए गए हैं। चाइना वाले सिर्फ कहने को कम्युनिस्ट हैं, इनकी पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पैसे पे ही टिकी है, और वर्ल्ड सिनेरियो में ये लोग कैपिटलिस्ट और इंपीरियलिस्ट हैं। लेकिन जब कश्मीर की बात आती है तो ये सारे ही लीडर्स, चाहे वो तुर्की के एर्दोगान हों और चाहे मलेशिया के मताहिर हों या फिर ईरान के खुमैनी, ये सभी लोग कहने लगते हैं कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। अब देखिए, वैसे तो आपको लगेगा कि उइगर एक्सट्रीमिस्ट का मेन टारगेट चाइना है। हाउएवर 2015 में दुनिया को उइगर टेररिस्ट के बारे में तब पता चला जब इन्होंने थाईलैंड में स्थित इरावन श्राइन को टारगेट किया, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में हिंदूज का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, और इसमें 2 दर्जन से भी ज्यादा लोग मर गए। इसके अलावा जो रोहिंग्या टेररिस्ट म्यांमार में एक्टिव थे, उन लोगों ने भी वहां की हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट किया था। जबकि श्रीलंका का चर्च बॉम्बिंग अटैक आपको याद होगा। तो यहाँ पर हमें एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर भी नए एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप उभर के आ रहे हैं, वो लोग बाकी माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ दी मेजॉरिटी। तो आप इस श्राइन के नाम को याद रखिएगा। इससे आपको ये भी पता चल गया होगा कि सेंट्रल एशिया और आसियान दोनों ही रीजन्स में किस तरीके से टेररिज्म की नेटवर्किंग है। इसी श्रृंखला में आगे हमको तबलीगी जमात का भी मामला दिखाई देता है। अब देखिए, तबलीगी जमात खुद में तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हाउएवर ये लोग वहाबी कल्चर को अराउंड दी वर्ल्ड प्रमोट करते हैं। अब ये कोई संगठन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड लोगों का एसोसिएशन है। तबलीगी जमात का क्रिटिसिज्म इसलिए होता है बिकॉज आज के समय में ये ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टेररिस्ट। है क्या कि तबलीगी जमात मुस्लिम्स को और भी डिवाउट मुस्लिम्स बनाता है, मतलब यहाँ पे लोग कॉमन पब्लिक से ज्यादा रिलीजियस होते हैं। अब देखिए, जो कॉमन मुस्लिम है उसको बाकी लोगों की तरह सोशल सिक्योरिटी की जरूरत है, लेकिन तबलीगी जमात लोगों को सोशल सिक्योरिटी के बजाय रिलीजन की तरफ ले जाता है, और ऐसे लोगों को रिक्रूट करना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काफी आसान होता है एज कम्पेयर टू कॉमन पब्लिक। अब कोविड-19 पैंडेमिक के समय पर हमको निजामुद्दीन मरकज वाला इवेंट देखने को मिला, और इसमें हमको ये भी पता लगा कि आसियान कंट्रीज से कितने सारे लोग आए थे फॉर अटेंडिंग दिस पर्टिकुलर इवेंट, और उसमें से कई लोग इन्फेक्टेड भी थे। इससे हमको ये पता चलता है कि आसियान कंट्रीज में तबलीगी जमात का विस्तार हो रहा है। तबलीगी जमात का ओरिजिन भारत में है, बट आज के समय में ये लोग पाकिस्तान में भी बहुत एक्टिव हैं। अच्छा, आप एक यूट्यूब चैनल जरूर देखिएगा, द फन फिन। ये कुछ पाकिस्तान के यंगस्टर्स का चैनल है। अब इस चैनल पे कुछ वीडियोस हैं जहां पर इन यंगस्टर्स ने बहुत ही फनी तरीके से दिखाने की कोशिश की है कि कैसे तबलीगी जमात वाले लोग एक रिलीजियस व्यक्ति को
और भी ज्यादा रिलीजियस बनाने की कोशिश करते हैं। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि भारत और पाकिस्तान के जो कॉमन पब्लिक है उनकी समस्याएं रिलीजन के प्रति सेम हैं, कि आपको ना चाहते हुए भी किसी रिलीजियस एक्टिविटी में पार्ट लेना पड़ता है। अच्छा, एससीओ कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पर 3 कंट्रीज ने बैन कर रखा है, रशिया, कजाकिस्तान और तजिकिस्तान। इन तीनों ही देशों में तबलीगी जमात बैंड है। अब आसियान कंट्रीज में पिछले कुछ समय में हमको स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्सट्रीमिज्म भी देखने को मिला है। फॉर एग्जाम्पल ब्रूनी, यहाँ के सुल्तान हसनल बोल्किया ने 2013 में अनाउंस किया था कि वो शरिया लॉ के अंतर्गत पीनल कोड लाना चाहते हैं। ब्रूनी में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 60 से 70% है। ब्रूनी पहला ऐसा देश है इन द ईस्ट एशियन रीजन जहां पे शरिया लॉ इंट्रोड्यूस किया गया है। इन 2016 जब ब्रूनी ने ये मूव किया था तब यूनाइटेड नेशंस के बयान में ये कहा गया था कि वो ब्रूनी को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न्ड हैं। दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया की बात करें तो यहाँ पर टर्किक एथनिसिटी की डिप्लोमेसी भी चलती है। एथनिक बेसिस पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है टर्किक काउंसिल, जिसमें टर्किक स्पीकिंग नेशंस आते हैं। फिलहाल इसमें ये सारे देश हैं। अब हाल के दिनों में आपने टर्की का स्टैंड भी देख लिया होगा कि ये पॉलिटिकल इस्लाम के बेसिस पे चलते हैं, और टर्की के लिए ये बात कोई नई नहीं है, बल्कि भारत में पॉलिटिकल इस्लाम गजनवी और घोरी जैसे टर्किक लोग ही लेकर आए थे। हाल के समय में काफी बार टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है अगेंस्ट इंडिया। ऐसे में एससीओ मेंबर्स जो टर्की काउंसिल का पार्ट हैं, उनका कोऑपरेशन टर्की के साथ होता है। तो ये पॉइंट भी हमको ध्यान रखना चाहिए व्हेन वी आर मेकिंग सेंट्रल एशियन पार्टनर्स। अब देखिए, टर्की काउंसिल को अक्टूबर 3, 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था इन नक्चीवन, अजरबैजान। इनका जनरल सेक्रेटेरिएट इस्तांबुल, तुर्की में है। अब भारत और मलेशिया के भी रिलेशंस काफी सुर्खियों में हैं। अब इंटरनेशनल लेवल पे एक टर्म यूज होता है, टाइगर क्लब इकोनॉमीज। इसमें साउथ ईस्ट एशिया के 5 डोमिनेंट कंट्रीज आती हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम। पिछले कुछ समय में भारत और मलेशिया के बीच रिलेशंस काफी खराब हो गए हैं। ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए लॉन्ग टर्म में नहीं अच्छा है। अब इंडियन डायस्पोरा के लिए जो भारत सरकार ने ओवर द ईयर्स इनिशिएटिव्स लिए हैं, फॉर एग्जांपल प्रवासी भारतीय दिवस, इसकी वजह से वी आर इन्फ्लुएंशियल इन कंट्रीज लाइक मलेशिया, जहां पे लगभग 30% आबादी इंडियंस की है। और यहाँ पर रह रहे जो चाइनीज हैं वो इंडियंस के साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। वियतनाम एक कम्युनिस्ट कंट्री है। इंडोनेशिया के साथ हमारे रिलेशंस सबसे अच्छे हैं। जब हम लोगों ने पाम ऑयल मलेशिया से खरीदना बंद कर दिया था तो इंडोनेशिया से ही हमने पाम ऑयल खरीदा था। अच्छा, एक और फैक्ट याद रखिएगा कि इंडोनेशिया में लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है। सेकेंड नंबर पे इंडिया आता है। यहाँ पर हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे। हाउएवर इंडोनेशिया की बात करें तो यहाँ पे लोगों ने इस्लाम को एज अ रिलीजन तो एक्सेप्ट किया है, बट कल्चरली दे आर हिंदूज। हमारे देश में हिंदू देवी देवताओं की इमेजेस करेंसी पे नहीं यूज होती, बट इंडोनेशिया की करेंसी पे आपको हिंदू देवी देवताओं की इमेजेस मिल जाएंगी। और मेरे हिसाब से दिस इज एन आइडियल स्टेट। इसका कारण एक और है कि इंडोनेशिया में हमको सबसे ज्यादा डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं, और मैंने आपको बताया था कि कॉमन पब्लिक को सोशल सिक्योरिटी की जरूरत होती है। तो यहाँ के लोग इतने सारे डिजास्टर्स झेलने के बाद रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म अफोर्ड ही नहीं कर सकते। थाईलैंड के टेररिस्ट अटैक के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा फिलीपींस में भी इस्लामिक स्टेट का काफी बड़ा अटैक हुआ था। यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्रिश्चियन फेथ को फॉलो करती है। अब मलेशिया के प्रधानमंत्री थे महातिर मोहम्मद। इन्होंने इंडिया के बारे में बहुत कुछ बोला था आफ्टर द एबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370। तभी भारत ने मलेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट्स बंद कर दिए थे, लेकिन उसके कुछ समय बाद महातिर मोहम्मद को अपने पद से हटना पड़ा। अब देखिए, अपनी पॉलिटिकल पार्टी में ये अभी भी काफी ज्यादा मजबूत हैं, बट इनकी काफी ज्यादा एज हो गई है, और जब तक ये जीवित हैं तब तक अगर ये प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से दूर रहते हैं तो भी भारत के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भारत और मलेशिया के बीच में जाकिर नाइक का भी एक इशू है। भारत में इनको अनलॉफुल एक्टिविटीज और टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए अक्यूज किया गया है। इसके अलावा बांग्लादेश में भी इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है फॉर अ टेरर अटैक इन ढाका, जो कि 2016 में हुआ था। अब यहाँ पर जो टेररिस्ट पकड़े गए थे उन्होंने कहा था कि दे वर इंस्पायर्ड बाय द स्पीचेस ऑफ जाकिर नायक। इसके अलावा श्रीलंका में जो ईस्टर के दिन एक चर्च में बॉम्बिंग हुई थी, उसके भी टेररिस्ट लोगों ने कहा था कि दे वर इंस्पायर्ड बाय जाकिर नायक। 2017 से ही
जाकिर नायक मलेशिया में रह रहे हैं और इनको महातिर मोहम्मद का काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। हाउएवर वहां पर भी इन्होंने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी थी जब इन्होंने मलेशिया की हिंदू कम्युनिटी के लिए ये कह दिया कि मलेशिया के हिंदूज मलेशिया से उतना ज्यादा लॉयल नहीं हैं जितना इंडिया से हैं। अब जाहिर सी बात है, किसी के देश में जाके आप उसी व्यक्ति को ये सारी बातें कहेंगे तो आपको रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। उस समय पर इनका काफी ज्यादा विरोध हुआ था और लोकल पॉलिटिशियंस ने इनसे कहा था कि आपका काम रिलीजियस भाषण देना है तो आप वही करिए और पॉलिटिक्स में इंडल्ज मत होइए। तो ये था हमारा एनालिसिस एससीओ और एशियन कंट्रीज का। अब इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में से किस ऑर्गेनाइजेशन के नेशंस एंटी टेररिस्ट इनिशिएटिव्स में हमारा साथ देंगे? ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे इन लोगों से उतनी ज्यादा उम्मीद नहीं रखी जा सकती, बट द इंडिविजुअल कंट्रीज कैन बी आवर पार्टनर्स। बाकी समय ही बताएगा कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।